रात के सन्नाटे में लोगों की भीड़ एक घर की दिशा में बढ़ रही थी। आधी रात का समय था। लोगों के हाथों में मशालें जल रही थी। कड़ाके की ठंड में भी लोगों के पसीने छूट रहे थे। दूर जंगल से आती रात के पंछियों की आवाज दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। आखिरकार वे लोग गांव के एक घर पर रुक गए। जलती हुई मशाल की रोशनी से अंधेरा दूर हो गया। पीली रोशनी ने पूरे इलाके को घेर लिया। गेरुए रंग से पुते उस छोटे से घर का दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की से दिए की रोशनी दिखाई दे रही थी। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि घर के अंदर कोई है। तभी लोग दरवाजा खटखटाने लगे। अरे रामा शास्त्री पंत, दरवाजा खोलिए, गांव में अजीब विपदा आ गई है। घर के अंदर हलचल महसूस हुई। दरवाजा खुला और अब भीड़ के सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम था राम शास्त्री पंत। करीब 70-75 साल की उम्र, लेकिन उनकी चाल अभी भी सख्त थी। चेहरे पर तेज चमक, हवा में उड़ती सफेद दाढ़ी के बाल, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर चंदन। मशाल की पीली रोशनी में उनका चमकीला चेहरा सबको दिख रहा था। उन्होंने करारी आवाज में गांव वालों से पूछा, क्या हुआ? समस्या क्या है? पंत, मुंजा जाग गया है। उनकी छाती फूल रही थी। क्या? मुंजा जाग गया? ये कैसे संभव है? उनके चेहरे से साफ साफ समझ आ रहा था कि बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर वे तेजी से गांव की ओर चल पड़े। वास्तव में गांव में मुंजा की अघोरी शक्ति का कोई प्राचीन इतिहास नहीं था। केवल मुंजा नहीं, उस गांव में ऐसी कोई अमानवीय शक्ति नहीं थी, लेकिन मुंजा का उस गांव में अचानक प्रकट होना सभी के लिए आश्चर्य की बात थी। खेत के रास्ते से गांव की ओर जाते समय राम शास्त्री पंत की दृष्टि दूर भयानक जंगल पर टिकी थी। एक पल, केवल एक पल, और राम शास्त्री पंत की दिव्य दृष्टि को कुछ ऐसा महसूस हुआ। हरा चेहरा, लाल जलती हुई क्रूर आंखें, एक गंजा सर जिसके ऊपर एक छोटी सी चोटी। हाँ, वही मुंजा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अभी अभी उसने किसी का शिकार किया हो। राम शास्त्री पंत का हाथ उनके गले में पहने रुद्राक्ष की हार पर गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और किसी मंत्र का जाप करने लगे। अगले ही पल उन्होंने आंखें खोली। राम शास्त्री पंत तभी बोलने लगे, चलो वहां, उस पीपल के नीचे कुछ है। इसके साथ ही हर कोई उस जंगल में शक्तिशाली विशाल पीपल के पेड़ की ओर चलने लगा। राम शास्त्री पंत ने पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही कहा, मुंजा का वास्तव्य इस पेड़ पर है। पेड़ के तने को ध्यान से देखो, तना काला पड़ गया है। इसी समय गांव में एक भयानक चीख गूंजी। सारी घटनाएं बहुत तेजी से घटित हो रही थी।
अब गांव वालों के हाथों में मशाल की पकड़ कड़ी हो गई। इससे पहले कि कुछ और होता, सभी गांव वाले चिल्लाते हुए गांव की ओर दौड़ पड़े। जंगल में घास फूस, कीड़े मकोड़े, टहनियां और कांटे पैरों तले रोक दिए गए। मशाल की रोशनी में वे गांव की ओर दौड़े। वे सभी एक जगह पर रुक गए। सामने का मंजर देखकर हर किसी का गला सूख गया। 13 साल की लड़की मंदा का शव गांव के बीच में एक बरगद के पेड़ से लटका दिया गया था। हाथ पैर पर गहरे निशान थे, घाव थे, सिर से खून बह रहा था, जबकि रस्सी का दूसरा सिरा गांव की 14 साल की आनंदी नाम की लड़की के हाथ में था। उसके चेहरे पर असाधारण उत्तेजना झलक रही थी। उसके बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी लाल आंखें आग से जल रही थी। दोनों हाथ खून से लथपथ थे। उसे देखकर गांव वाले एक पल के लिए चौंक गए। कुछ गांव वालों ने बड़ी हिम्मत करके कहा, उसे पकड़ो, वो हत्यारी है, पिशाचिनी है, उसे मार डालो, उसे जिंदा मत छोड़ो। तभी भीड़ के पीछे से एक मशाल की रोशनी सामने आई। एक तेज दहाड़ सबके कानों में पड़ी। आवाज राम शास्त्री पंत की थी। रुको, ऐसा मत करो। उसके शरीर पर मुंजा ने कब्जा कर लिया है। वो खुश नहीं है, वो मुंजा है। अगर तुम और आगे जाओगे तो मारे जाओगे। मुंजा का नाम सुनते ही सभी पीछे हटे। राम शास्त्री पंत जोर जोर से कोई मंत्र जपते हुए मुंजा की ओर चले जा रहे थे। मुंजा पीछे हटे जा रहा था। मुंजा आनंदी का शरीर छोड़कर अपने असली रूप में आ गया था। हरा चेहरा, क्रूर रक्त रंजित आंखें गांव वालों पर एक राक्षसी दृष्टि डाल रही थी, मानो बता रही हो कि सभी का विनाश निकट है। जैसे ही दोनों घुटने पर बैठे, मुंजा ने दहाड़ना शुरू किया। पंत ने मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। गांव के लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। तूफान शांत होते ही मुंजा वहां से गायब हो गया। अगले दिन राम शास्त्री पंत के सामने गांव के लोगों को इस संकट से बचाने की बड़ी समस्या थी। उन्हें अब भी ठीक से समझ नहीं आया कि मुंजा का इस गांव से क्या रिश्ता था। 2 दिन बाद वर्ष की सबसे भयानक अमावस्या थी। उस दिन मुंजा की ताकत 3 गुना हो जाएगी और वे अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करेगा। लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, कोई नहीं जानता था कि वे क्या चाहता है। राम शास्त्री पंत ने जब मुंजा का खूब अध्ययन किया तो वे एक सिद्धांत पर पहुंचे। वो सिद्धांत था, मुंजा का अर्थ है एक कुंवारे लड़के की अतृप्त आत्मा। अगर कोई लड़का मुंडन विधि सोच मुंज करने से पहले मर जाता है तो वो मुंजा नामक एक अमानवीय शक्ति बन जाता है जो लोगों को परेशान करता है। मुंजा का मुख्य उद्देश्य कुंवारी लड़की से शादी करना है, या उसका कोई अन्य निजी उद्देश्य भी हो सकता है। राम शास्त्री पंत ने ये पता लगाने के लिए गांव में खोज शुरू किया कि मुंजा की उत्पत्ति वास्तव में कहाँ हुई थी।
उन्होंने सूझबूझ अनुष्ठान पूरा होने से पहले गांव में किसकी मृत्यु हुई थी इसकी पूरी जानकारी ले ली। उन्होंने मुंजा को अपनी दिव्य शक्ति से चारों दिशाओं खोजा, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। इसलिए वे गांव वालों के पास गए और मुंजा के बारे में गहराई से जानकारी जुटाना शुरू कर दिए। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने जंगल में मुंजा को पहली बार देखा था, लेकिन राम शास्त्री पंत ये नहीं जान पा रहे थे कि आखिर क्यों मुंजा को आनंदी का शरीर चाहिए था। नमस्ते राम शास्त्री पंत, आपका इस तरह घर पर आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें आपका और गांव की कल की घटना को गांव वालों के साथ मिलकर पुलिस तक नहीं जाने दिया। अरे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, इसमें आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं है और गांव वालों ने कल रात अपनी आंखों से ये देखा है। अभी तो मैं एक अलग विषय पर बात करने आया हूं। मैं आनंदी से बात करना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल। विकास कुटे और उनका परिवार कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आए थे। विकास पोस्ट ऑफिस में कार्यरत थे, इसलिए वे ट्रांसफर होकर इस गांव में आए थे। विकास और उनकी पत्नी और एक बेटी, उनका एक छोटा सा परिवार है। आनंदी उनकी बेटी है। वे पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसे पेंटिंग और डांसिंग में भी विशेष रुचि थी। वे घंटों चित्र बनाती या पढ़ाई करती थी। आनंदी बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कल की घटना का असर आनंदी के मन और चेहरे पर महसूस हो रहा था। चेहरा थका हुआ था, मन भयभीत था। ये बिल्कुल सच है कि इंसान के दिमाग से परे अकल्पनीय शक्तियां दिमाग पर असर छोड़ती हैं। बेटा, क्या यहाँ आने के बाद से आपको कुछ अजीब अनुभव हुआ है? यानी कोई ऐसी चीज जो इंसान नहीं है या जो इस दुनिया में तुमने पहले नहीं देखी हो? हाँ चाचा, मैं चित्र बनाने के लिए जंगल के किनारे एक शांत जगह पर गई थी। मैंने देखा कि वहां एक पीपल के पेड़ पर लोगों ने धागे बांधे थे। मुझे पीपल का चित्र बनाना था, तो मैंने वो धागे उतार कर फेंक दिए। बाद में मैंने देखा कि पीपल के तने का रंग बदल रहा था। अचानक से अंधेरा होने लगा। जब मैंने पेंटिंग करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जो पेंटिंग कर रही थी उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अदृश्य शक्ति ब्रश चला रही हो। मुझे लगा कि कोई मुझे नियंत्रित कर रहा है। आखिर वो मेरे सामने आया। हरा गंजा बच्चा, सूजी हुई लाल आंखें। वो शैतान मुझे देखकर हंस रहा था। मैं डर के मारे घर की ओर भागी। वो गंजा बच्चा मेरे पीछे दौड़ रहा था। वो मुझे पकड़ना चाहता था। उस घटना के बाद वो लगातार मुझे दिखने लगा। वो घर, स्कूल, सड़क, बाग बगीचा हर जगह नजर आता था। वो दिन और रात दोनों समय मेरे साथ था। कल रात में मैं जब चित्र बना रही थी, फिर अचानक
मुझे वैसा ही महसूस हुआ जैसे उस शाम को जंगल में हुआ था। कोई मुझे नियंत्रित कर रहा था। मेरे हाथ को किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। चित्र धीरे धीरे समझ आने लगा। ये वही हरे चेहरे वाला लड़का था जो किसी को फांसी लगा रहा था। मुझे उस पल डरना चाहिए था, लेकिन मेरे मन में कुछ अलग ही भावनाएं जगी। चित्र में बनी लड़की को देख मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि अगर ये लड़की सामने आ गई तो मैं उसे मार डालूंगी। रात के अंधेरे में मैं अकेली रास्तों पर भागने लगी। ये मैं नहीं कर रही थी, कोई और कर रहा था। मैं बस देख पा रही थी। मेरा ध्यान दीवार पर गया तो मुझे मेरा साया दिखा, लेकिन मेरी पीठ पर कोई बैठा हुआ था और शायद वही हरा बच्चा था जो कठपुतली की तरह मुझसे ये हरकतें करवा रहा था। चांदनी रात में गांव से गुजरते हुए मैंने अपने स्कूल की दोस्त मंदा को देखा। उसे देखते ही मैं पागल हो गई। खून, मैं अब खून देखना चाहती थी। पहले मैंने उसे पत्थर से मारा और अंत में मैंने उसे रस्सी से लटका दिया। लेकिन अंकल, मैं सच कह रही हूँ, उस हरे चेहरे वाले लड़के ने मुझसे ये सब करवाया है। आनंदी ने कमरे में जाकर राम शास्त्री पंत को चित्र दिखाया। चित्र में मुंजा एक लड़की को फांसी देकर लटका रहा था। अच्छा, इसका मतलब है कि मुंजा आनंदी के शरीर के लिए चित्र के माध्यम का उपयोग कर रहा है। ये एक संयोग ही है। शायद मुंजा को मरने से पहले चित्र बनाना बहुत पसंद था और आनंदी वहां चित्र बनाने चली गई। देवरानी जिठानी। एक दिन शिवानी और प्रज्ञा रसोई में खाना बना रही होती है। तभी प्रज्ञा को रसोई में एक चूहा दिखता है और वो जोर से चिल्ला पड़ती है, दीदी, वो देखो चूहा। वो डर के स्लैब पर चढ़ जाती है। अरे चूहा ही तो है। तू तो ऐसे डर रही है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। कितनी डरपोक है तू भी ना प्रज्ञा। अब ज्यादा हंसो मत दीदी। हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता है। लगता होगा, पर मुझे तो किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं तो बहुत बहादुर हूँ, पर तू हद कर दी भाई। एक चूहे से डर गई है। एक दिन प्रज्ञा अपने कमरे से बाहर निकल रही होती है और तभी शिवानी उसे पीछे से आकर डरा देती है। प्रज्ञा एकदम से उछल पड़ती है। दीदी, ऐसे भी कोई मजाक करता है क्या? अरे जरा अपनी शक्ल तो देख। एकदम बैंगन की तरह नीली पड़ गई है। अरे मेरी देवरानी इतनी बड़ी डरपोक है, मुझे तो पता ही नहीं था। आप ऐसे चौंकाओगे तो कोई भी डरेगा ना? अरे नाना, कोई बहाना अब काम नहीं आएगा। आज से ना तुम्हारा नाम है डरपोक प्रज्ञा। शिवानी प्रज्ञा का मजाक उड़ाकर चली जाती है। प्रज्ञा शिवानी की मजाक उड़ाने की आदत से परेशान हो जाती है। जब देखो मेरा मजाक उड़ाती रहती है। इनकी शिकायत तो मम्मी जी से करनी ही पड़ेगी मुझे।
प्रज्ञा अपनी सास के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है कि किस तरह उसकी जेठानी उसके डर का मजाक उड़ाती है। ओहो, तो बड़ी बहू को बड़ा घमंड है अपनी बहादुरी पर। कोई नहीं, अभी उसका घमंड तोड़ देते हैं। मेरे पास एक तरकीब है छोटी बहू, एक काम कर तू। प्रज्ञा की सास उसे अपनी जेठानी को डराने का प्लान बताती है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी जी, क्या बात है। आइडिया सुनकर लग रहा है कि आप अपने बचपन में काफी शरारती रही होंगी मम्मी जी। अब आएगा मजा मेरी बहादुर जेठानी जी को। प्रज्ञा अपनी जेठानी को डराने का एक प्लान बनाती है। रात में वो शिवानी के पास जाती है और कहती है, दीदी मुझे ना बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ मेरी डरपोक देवरानी? दीदी मैं छत पर गई ना तो मुझे ऐसा लगा कि कोई वहाँ है। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई वहाँ देख रहा था, जैसे कोई साया। अरे क्या बक रही हो, तेरा वहम होगा। नहीं नहीं दीदी, आप चलो ना प्लीज मेरे साथ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरी एक साड़ी सूख रही थी, वही लानी है। प्लीज आप चलिए ना ऊपर मेरे साथ। ओफो, चल। प्रज्ञा शिवानी को बहाने से छत पर ले जाती है और वो उसके पीछे चल रही होती है। ले आ गए हम छत पर। कहाँ है भूत, दिखा, कहीं तो है नहीं। तभी प्रज्ञा चुपके से सीढ़ियों पर छुप जाती है और शिवानी छत पर अकेली रह जाती है। अरे प्रज्ञा, कहाँ चली गई? प्रज्ञा एकदम से सीढ़ियों का दरवाजा बंद कर देती है। अब शिवानी को डर लगने लगता है। मैं नीचे चली जाती हूँ। लगता है प्रज्ञा भी नीचे ही चली गई है। तभी उसके सामने एक खुले बाल सफेद साड़ी में औरत खड़ी होती है। शिवानी उस औरत को देखकर डर जाती है। हाल तू चलाल तू आई बला को टाल तू, हाल तू चलाल तू आई बला को टाल तू। चुड़ैल की हंसी सुनकर शिवानी बुरी तरह डर जाती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तभी चुड़ैल की हंसी उसकी सास की हंसी में बदल जाती है। मम्मी जी, ये तो मम्मी जी की आवाज है। शिवानी आंख खोलती है तो सामने उसकी सास चुड़ैल का मेकअप करके खड़ी होती है और प्रज्ञा और उसकी सास जोर जोर से हंस रहे होते हैं। क्यों मेरी बहादुर जेठानी जी, आप तो कहती थी कि आप किसी से नहीं डरती। ये तुमने अच्छा नहीं किया प्रज्ञा। और सासू माँ, आप भी इसके साथ मिलकर। और नहीं तो क्या बहू, तुम अब मेरी छोटी बहू का ऐसे मजाक बनाओगी तो मुझे तो चुड़ैल बनना ही पड़ेगा ना। प्रज्ञा और उसकी सास और जोर जोर से हंसने लगते हैं और शिवानी गुस्से में नीचे चली जाती है।